एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये बीपीएससी टीआरई फेज 2 से रिलेटेड जो आपके टॉपिक होंगे वो जीएस के होंगे। और आज हम लोग जनरल स्टडीज के लेक्चर 9 को स्टडी करेंगे और जिसमें कि हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली का डेली हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्लास का जो सेशन है वो आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी आपकी जीत हमारी जीत है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है भाई? ऑप्शन है चीन में, दूसरा मिस्र है, उसके बाद तीसरा जो है आपका फ्रांस है और चौथा ऑप्शन इटली है। तो झुकी हुई पीसा की मीनार बच्चे कहाँ है? तो इटली में है। ठीक है, ये जो है झुकी हुई पीसा की जो मीनार है ये दुनिया की 7 अजूबों में से एक क्या है, विशाल जो है एक मीनार है और ये कहाँ है? तो इटली में है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज के लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है जेपी कृपलानी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो लेख लिखा गया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाद में इसे जो है हिंदी भाषा में भी अनुवादित किया गया है। ठीक है, तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खा कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से नहीं है, किससे है? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तेरा सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हम प्रशांत महासागर नहीं देंगे। प्रशांत महासागर का जो गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में भी सुंडा गर्त नहीं है और ये सुंडा गर्त अगर स्थित है तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, सुंडा गर्त को हम जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। इसको आराम से आप क्या कह सकते हैं? जावा गर्त। सुंडा गर्त को हम जावा गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जावा गर्त या सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित एक महासागरीय क्या है? गर्त है। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चे? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, भूरी यानी कि ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ब्राउन कलर का क्या होता है भाई? तो उर्वरक उत्पादक जो है इसका संबंध उर्वरक क्रांति, उर्वरक उत्पादक, उर्वरक के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी उसको किस नाम से
जाना गया? भूरी क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, जबकि हम रजत क्रांति की बात अगर करें तो ये अंडा उत्पादन के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगर हम जो है गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति मछली उत्पादन के लिए और खास करके मछलियों में झींगा मछली के उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम हम क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा या RBI के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ है भारत में जो भी नेशनल इनकम का जो भी असेसमेंट होता है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO के द्वारा क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? तो यहाँ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ संपर्क करेगी? तो बांग्लादेश के साथ करेगी। किसके साथ करेगी? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश अपने साथ जो है पश्चिम बंगाल को, फिर उसके बाद असम को, फिर उसके बाद जो है मेघालय, त्रिपुरा, इन सारे, मिजोरम हो गया, इन सारे जो है राज्यों को क्या करती है? यानी कि एक सीमा में यानी बांग्लादेश सीमा के साथ जो है जोड़ती है, संपर्क करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोना बांग्ला के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो अमार सोना बांग्ला यानी कि मेरा बंगाल जो है सोना है, कहने का मतलब है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है? रचित एक रचना है जिसका संकलन बंगला में किया गया है, जिसका रचना बंगला में किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे जो उत्तरी सीमा नॉर्थ बॉर्डर जो है इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर से, ये किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से क्या है? जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है? स्थित है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ स्थित है? तो हम बोलेंगे न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो बोलेंगे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ? तो हार्बर में, न्यूयॉर्क में हार्बर में। यह एक क्या है? एक विशाल प्रतिमा है। ठीक है, और कहिए कि ये जो स्टेच्यू है एक मतलब कि प्रतिमा है जो कि क्या है? काफी ऊंची है और ये तांबे की बनी हुई प्रतिमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया, हम देखेंगे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाजों ने किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने 300 किलोग्राम हो गया, किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है? ठीक है, तो ये हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज ने 300 किलोग्राम का मादक पदार्थ का मतलब नशीला पदार्थ, ठीक है, तो ये थे INS सुवर्णा। ठीक है, इनका नाम क्या था? INS
सुवर्णा था, जिन्होंने 300 किलोग्राम का जो है नशीले पदार्थ को नौसैनिक जहाज के द्वारा जब्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा अगला क्वेश्चन, हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है? ठीक है, तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का क्या है, एक उग्रवादी संगठन है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन को अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन की जो अध्यक्षता किए थे वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजगोपालाचारी ने जो है संविधान सभा में उद्घाटन अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो ये क्या है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो लद्दाख में है। ठीक है, तो लद्दाख में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको कि हम कहते हैं K2, ठीक है, K2 यानी कि काराकोरम। ठीक है, काराकोरम या फिर इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सबसे ऊंची चोटी होगा भारत का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्याम जो है वो थाईलैंड का क्या है, पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मक्का पौधों में परागण होता है, यानी कि मेज प्लांट में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा, यानी कि इंसेक्ट, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय एयर। तो हम क्या बोलेंगे कि मक्का में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय एयर होता है, वायु के द्वारा होता है। ठीक है, इनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो हवा के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, जहाँ की क्या होते हैं, मेज प्लांट के जो मेल एंड फीमेल पॉलिन ग्रेन्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं और क्या करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो इसलिए परागण किसके द्वारा मक्का में होगा, तो वायु के द्वारा होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रांड सा। कौन है? ब्रांड सा स्कूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा जो सौर मंडल है ये कहाँ स्थित है? तो हम बोलेंगे मंदाकिनी में स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी में हमारा सौर मंडल क्या है, स्थित है। इसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक है, या क्षीर गंगा के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो क्या होता है, यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। ठीक है, इसका जो वजन होता है वो क्या होता है, वजन की बात करें तो 1.5 kg होता है। ठीक है, 1.5 kg होता है। और अगर इसका लंबाई की हम बात करेंगे तो लंबाई, लेंथ इसका कितना होगा लीवर का, तो 15 से 22 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर ग्रंथि है तो वो कौन है, यकृत है। चलिए राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में, दूसरा बकरी के दूध में, तीसरा स्त्री के दूध में और चौथा सभी में। ठीक है, तो दूध में लैक्टोज, लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और ये लैक्टोज जो शुगर होते हैं ये हर मतलब कि जीवों के दूध में पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सभी में जो है, सभी के दूध में क्या होता है, लैक्टोज शुगर का प्रतिशत जो होता है वो बहुत अधिक होता है। चलिए राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन क्या धन आवेशित है? नहीं। क्या ऋण आवेशित है? नहीं। तो न्यूट्रॉन पर जो होता है कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, आवेशहीन होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति यानी कि रचना है? ऑप्शन है आपके सामने, बीरबल साहनी, दूसरा है सलीम अली, फिर सी है सतीश धवन और डी है मेघनाद साहा। तो द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस मेघनाद साहा की अनुपम कृति है, रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको कि हम इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, तो ये प्लांट में वृद्धि के दौरान जो है क्या किया गया था, उत्परिवर्तन की बातें देखी गई थी। वो किसके द्वारा? तो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था प्लांट के ग्रोथ के दौरान। चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन जो होता है, तो जेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो एक जेट इंजन जो है उसमें रेखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो क्योंकि जेट विमान जो है वो क्या करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर वर्क करता है, कार्य करता है, और इसके साथ वो किसका पालन करेगा, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम का पालन करेगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं, माल्टोज को कहते हैं या फ्रक्टोज को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देंगे, सामान्य चीनी जो कि ईख या गन्ना से या चुकंदर से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये इसमें क्या होते हैं, तो ये चीनी सफ़ेद कलर के होते हैं और ये मेनली क्या होते हैं, सुक्रोज होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलो राशि का वजन कितना होगा, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 98 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देंगे, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9 न्यूटन के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऐसे साधारण रूप से देखा जाए तो नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है, कहिए कि 2 या 3 के बीच होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ठीक है, 2.4 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट आपका लगाना है, 2.4 हो जाएगा, या पॉइंट देखेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है ये हमें देखना है। तो 1 किलोग्राम राशि यानी कि क्वांटिटी का जो वेट होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पॉइंट वाई नहीं है, पॉइंट देख लेंगे। 9.8 न्यूटन के बराबर जो है 1 किलोग्राम राशि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो है वो 2 होता है। अगर लगभग 2 होता है, अगर देखा जाए तो पीएच मान जो है 2 और 3 के क्या होता है? बीच होता है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देंगे? तो 2 और 3 के बीच हम अप्रोक्सीमेटली जो देंगे 2.4 देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी पॉइंट होगा, थोड़ा सा ये भी देख लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 2.4। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, थायमिन विटामिन बी का नाम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में लाते हैं। तो पुराने जो भी तैल चित्र है, अगर उसको फिर से उभारना है, तो फिर से उभारने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या मिलाएंगे जो कि फिर से निकल जाएगा? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने से क्या होगा? हम पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभार सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? ठीक है, आतिशबाजी जो कि दीपावली में हम पटाखे जलाते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं? तो स्ट्रोडियम के कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो पटाखे में लाल रंग के या हरे रंग के जो एक कलर निकलते हैं आतिशबाजी में, तो यहाँ क्या होते हैं? स्ट्रोशियम लवण जो है वो आतिशबाजी के लिए क्या कहता है? उस कलर को गहरे लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? तो मूल कारण क्या होगा? सोडियम नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? स्ट्रोशियम हो जाएगा, स्ट्रोशियम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, जबकि चमड़े के त्वचा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। किडनी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और क्रोमेटोलॉजी हम किसे कहेंगे? तो क्रोमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में चलेंगे। कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि डबल रोटी, पाव रोटी वगैरह बनाते हैं, तो इसमें किस लवक का जो है प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें जो मतलब कि कवक होते हैं, फंगी होते हैं, उसमें जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसका नाम है सैक्रोमाइसीज। ठीक है, सैक्रोमाइसीज जो है वो एक ऐसा फंगस है जो कि डबल रोटी के आटे को क्या करता है? स्पंजी बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 है, लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची के बीज वाले भाग को खाते हैं, जिसको फल भित्ति कहते हैं, जिसमें कि गुदा होता है, उस गुदे को कहते हैं एरिल। क्या कहते हैं? एरिल। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो लीची के हम एरिल को खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? उंगलियों में पाई जाती है, फिर उसके बाद जांघ में पाई जाती है। बाकी ये दो ऑप्शन उनके हैं जिसमें कि आप आतिशबाजी अभी देखे थे, थोड़ा टाइपिस्ट इसको मिस्टेक किए हैं, ठीक है। स्ट्रोसियम पोटेशियम उसमें होना चाहिए और जबड़े वगैरह इसमें होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अधूरे नहीं रहेंगे। तो सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे जबड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रोसियम के स्थान पे क्या लिख देंगे हम? जबड़ों में, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, जबड़ों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना है, कैसे निकाले भाई? ये तो थोड़ी सी क्या है, मैथमेटिकल टर्म है। तो चलिए निकालते हैं, सबका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या मॉलिक्यूलर जब मास हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए, इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम का जो द्रव्यमान होगा वो 40 होता है। कार्बन का कितना होगा? तो कार्बन का आप सभी पढ़े हैं कि कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको बैठा लीजिए भाई, क्या हो गया? 40 जोड़ 12 जोड़ 16 गुना 3, ठीक है। तो इसको देखिए कितना हो गया? 40 जोड़ 12 जोड़ 16 दिया 48, सबको जोड़ दीजिए। 40 दूनी 80, 80 88, तो सीधा सीधा हो गया 100, ठीक है। तो अब हमको यहाँ क्या कह रहा है कि कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो कार्बन का यहाँ देख रहे हैं कितना? 12, तो प्रतिशत का मतलब यहाँ है 100, तो कार्बन की मात्रा कितना हो गई? 12%, ठीक है। क्योंकि यहाँ कार्बन हम देख रहे हैं ना कितना है? 12 है, ठीक। और कार्बन की संख्या मात्रा कितना है? 1 है, ठीक। चलिए, और ऐसे नहीं तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं कार्बन का प्रतिशत निकालने के लिए। कार्बन की मात्रा बटे कुल मॉलिक्यूलर मास कर सकते हैं। तो कार्बन की मात्रा 12, कुल मॉलिक्यूलर मास 100 और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। 100 खत्म, तो ऐसे भी आपका 12% आ जाता है। तो दोनों टाइम जैसा आपके पास मिलेगा, आप दोनों फार्मूला से क्या कर सकते हैं? अपने रिजल्टेंट तक आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया 12, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है 35 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे जीके जीएस के लिए। तो चलिए, आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सभी अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।